हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के सेशन में हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग का। ये जो टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसे हम सीआर भी कहते हैं। आप लोग काफ़ी जुड़े होंगे इस टॉपिक से, जो लोग मेंस दे रहे हैं या जो बच्चे भी मेंस का मॉक लगा रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स मेंस का मॉक लगा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन में देखा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आप आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे वर्ड्स वहाँ पे होते हैं। तो ये सारे वर्ड जो भी हमने भी डिस्कस किए क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस में आपको 5 से 10 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग से ही आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है और फिर भी काफ़ी बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से सीख ली, जो कि ये ईजी होती है, अगर आपने एक बार ध्यान दिया तो आप अच्छे से इसको सीख सकते हो। तो एक एस्पिरेंट जिसको क्रिटिकल रीजनिंग आती है, सोचिए उसको कितनी लीड मिल सकती है मेंस एग्जाम में। एक ऐसा टॉपिक जिसको ऑलमोस्ट 90% एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं, वो स्किप कर देते हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ते तक नहीं है। वहाँ उस सेक्शन से अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन निकाल भी पा रहे हैं तो सोचिए आपको 1 या 2 नंबर की लीड मिल गई ऐसे एग्जाम में जहाँ पे 0.5 से भी सिलेक्शन होता है। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग हम होती क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं और नंबर कैसे निकालते हैं। और जो एक मिथ है क्रिटिकल रीजनिंग से कि एक्यूरेसी बहुत कम होती है इसमें, तो आज हम वो उस चीज़ को भी टैकल करेंगे अपने इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है। तो मेनली इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को जज करता है। लाइक अगर आप बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप ऑफिसर बन जाते हैं या क्लर्क रहते हैं, तो आपके काम में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आपको एक क्रूशियल डिसीजन लेना होता है। और वो डिसीजन क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें उस डिसीजन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उस आपके उस डिसीजन पे डिपेंड करती है। तो उस टाइम उस सिचुएशन को अच्छे से जज करना, एक्सेस करना और सही डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग आपको वही सिखाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको एग्ज़ाम में ही तो सिर्फ काम, एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही, आपकी जो लाइफ है, जब तक लाइफ के बाद भी आपको ये काम आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है। तो आपको पता है रीजनिंग का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है और कुछ उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। आपको स्टेटमेंट के बेस पे वहाँ पे आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आता है क्रिटिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया, जो हम काफ़ी बार देखते हैं, वो है कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद फिर अजम्पशंस आते हैं, इन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरह के प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, इन्फिडेंस, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग। तो चलिए जानते हैं कि एक एक करके कि ये कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशंस, इन्फिडेंस, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग है क्या, और अगर क्वेश्चन इससे आते हैं तो हम कैसे डील करेंगे। तो इन सब जितने भी टाइप्स हैं सीआर के, इनमें एक चीज़ जो कॉमन होती है वो होती है आपका स्टेटमेंट। किसी भी प्रकार का सीआर का क्वेश्चन हो, वो हमेशा स्टेटमेंट को फॉलो करता है। एक स्टेटमेंट आपको दिया होता है और उस स्टेटमेंट के बेस्ड पे आपको जो भी टाइप है, कोर्स ऑफ एक्शन है या अजम्पशन है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन का है तो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उस स्टेटमेंट में को आपको पढ़ना है
और फिर आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ के जज करना है कि हमें कौन सा एक्शन इस सिचुएशन में लेना चाहिए। मतलब अगर सीधे बात में कहें तो एक प्रॉब्लम दी हुई होगी आपको स्टेटमेंट में, और उसके बाद आपको सोल्यूशन दिया होगा, और आपको देखना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही डिसीजन क्या होगा उन सारे ऑप्शंस में से। तो कोर्स ऑफ एक्शन में वो रहा। अजम्पशन में, अजम्पशन मतलब होता है पूर्वानुमान, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं। अब जैसे कोई चीज़ हुई, स्टेटमेंट में कोई एक्शन, कोई इवेंट दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा पहले जो आज ये हुआ है। काफ़ी बार हम अपने लाइफ में भी कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसे हुआ होगा तो हम ऐसे जाएंगे। तो अजम्पशन में वो हो गया। इन्फ्रेंस हो गया आपको क्या, इन्फ्रेंस अगर मैं सीधे तौर पर बताऊँ तो वो गेस होता है। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें आपको देखना है कि हाँ इनमें इस स्टेटमेंट के बेस्ड पे हम किस किस चीज़ को गैस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं। उसी तरह से आर्ग्यूमेंट है। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क देना। अब ठीक, तो एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसमें आपको देखना होगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो बहस होती है वो वाली आर्ग्यूमेंट जो हम करते हैं अपने लिए ज़िंदगी में कि ओ भाई यहाँ पे मेरी गाड़ी क्यों लगा दी, या फिर यहाँ पे तेरी गाड़ी क्यों लगेगी, या वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये ऐसे ऐसे, ये वाले आर्ग्यूमेंट नहीं होते। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होते हैं। मतलब एक कोई प्रॉब्लम दी हुई होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम के सपोर्ट में या उस चीज़ के अगेंस्ट या उस इशू के, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे उसको क्योंकि प्रॉब्लम अगर है तो फिर उसका सॉल्यूशन होगा, बट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है, इशू होता है, कोई टॉपिक होता है, उसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में कोई आर्ग्यूमेंट, आपने जो तर्क दिया, आपने जो बात रखी वो कितना स्ट्रांग है, वो हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे आजकल जो चल रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, कोई मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया अब क्लाइमेट चेंज ऐसा टॉपिक है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पर मीटिंग्स हो रही है, पर हमें कंक्लूसिव सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर कोई मीटिंग हुई, उसमें कोई रखता है ये बात, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, तो अब जैसे जो कोई वहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट है कोई लोग, और वो बोलते हैं कि सोलर एनर्जी सही है बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, उन्होंने तर्क दिया कि एक्सपेंसिव है, और हमें देखना है कि हाँ ये कितना स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है सोलर एनर्जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट्स में आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए होंगे, 2-3, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा स्टेटमेंट उसका इफेक्ट है। मतलब एक उसका रीजन होगा, दूसरा उसका इफेक्ट होगा। कंक्लूजन में वही होता है, ये ठीक अजम्पशन का उल्टा होता है। हम अजम्पशन में क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हाँ अभी जो चीज़ हुई है, अभी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है, ऐसा क्या हुआ होगा पहले जो आज ये हो रहा है। कंक्लूजन में हम स्टेटमेंट्स देखते हैं और उसके स्टेटमेंट को पढ़ के ये कंक्लूड करते हैं कि हाँ अब क्या होगा, अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग भी आर्ग्यूमेंट की तरह ही है। ठीक है, उसमें दिया रहता है एक पैसेज या स्टेटमेंट, और आपको देखना होता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो उसके अगेंस्ट बोल रहा है और कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो उसके फेवर में बोल रहा है। जो फेवर में बोल रहा होगा, जो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होगा, जो बात स्टेटमेंट में दी हुई है, तो वो आपका वो स्ट्रेंथन करेगा आपके आर्ग्यूमेंट को। और अगर जो आर्ग्यूमेंट उस चीज़ के, उस टॉपिक के अगेंस्ट बोल रहा है, उसको खारिज कर रहा है, उसको वीक कर रहा है, वो आपका वीकनिंग स्टेटमेंट होगा। तो अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में काफ़ी वेरिएशन हो जाती है। कभी सेट टाइप आ जाता है, कभी एक ही स्टेटमेंट से आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक्स होते हैं वो ये होते हैं: कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन और स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, जो मेनली सीआर में आते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि होता क्या है। ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस बढ़ाऊं, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि जो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात जो ध्यान में रखनी ये है कि आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है स्टेटमेंट का। अगर आप स्टेटमेंट को स्किम कर देंगे तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर दें, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड काफ़ी डिसिसिव होता है। कंक्लूजन, इन्फ्रेंस,
अजम्पशन निकालने के लिए, तो उससे क्या हुआ, आपने वो आपका वो वर्ड जो मिस हुआ उससे आपने पूरा गलत आंसर मार्क कर दिया, क्योंकि आपने गलत कंक्लूजन निकाल लिया उससे। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड करना है। दूसरी कि जो स्टेटमेंट में दिया है वो सच है, आपको उतना ही इंफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई स्टेटमेंट दिया, अब सीआर में कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं, जो आसपास जो घटनाएं हो रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, गवर्नमेंट के एक्शंस हो गए, कोई हॉट टॉपिक हो गया, क्लाइमेट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, एआई, इससे रिलेटेड, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल में पढ़ा, एडिटोरियल में पढ़ा, सोशल मीडिया पे पढ़ लिया, किसी के कमेंट्स पढ़ लिए, तो आप जब ये पढ़ते हैं तो आपके मन में एक बायस सा बन जाता है, आप एक साइड ले लेते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, एक चीज़ गलत है। तो वो साइड आपको यहाँ पे नहीं लेके आना है अपना, आपको एकदम एनालिटिकल होना है, ठीक है, इमोशनल नहीं हो जाना है आपको। जो आप ये सीआरए क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, आपको सिर्फ उतना इन्फॉर्मेशन देना है, देखना है जितना स्टेटमेंट में दिया है, आपको बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसमें डालनी है। अपना खुद का ओपिनियन वहाँ पे अगर आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सीआर गलत कर देंगे, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं इस तरह से, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली हो जाता है, हमसे सब कॉन्शियसली हो जाता है कि हम सोच रहे होते हैं और हमें लगता है कि अरे हाँ हमने तो इस बारे में ऐसा पढ़ा था, अच्छा मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि हाँ ये तो चीज़ अच्छी नहीं है, तो हमने उस चीज़ के उस बायस के बेसिस पे वो डिसीजन ले लिया और हमने आंसर को रॉन्ग कर दिया। तो चलिए हम क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये सीआर ऐसे आते हैं, ऐसे सॉल्व करना होता है, और मैं बताता हूँ आपको, सॉल्व करने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें दिया क्या है। इसमें क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिनके बीच हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको बताना है कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है और कौन सा न्यूट्रल है, इसमें न्यूट्रल का ऑप्शन भी दिया है। तो इसमें बता दूं मैं अगर इजी वे में कि 3 स्टेटमेंट्स है, उसमें से एक स्टेटमेंट कॉज होगा, ठीक है, कारण होगा, दूसरा उसका प्रभाव होगा और तीसरा न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं अच्छे से। क्या लिखा है, अ टेक्स्ट बुक इंटाइटल न्यू हिस्ट्री टेक्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन जापान, इट अंडरप्लेड जापान्स वॉर टाइम एग्रेशन ड्यूरिंग द सीनो जापानीज वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक टेक्स्ट बुक पब्लिश की गई है जापान में, ठीक है, उस टेक्स्ट बुक का नाम क्या है, न्यू हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। उसमें क्या है, जो जापान ने जो भी खराब काम किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो भी एग्रेशन उसने दिखाया था, जो भी मतलब जो शहर को उसने तबाह किए, जो लोगों को उसने मारा था, जितने लोग मारे गए जापान के हाथों उस वॉर में, उसको कम दिखाया गया है। मतलब जापान की एक तरह से जो जापान का नेगेटिव साइड है उस बुक में उसको छिपाया गया है। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, बाई पेंटिंग अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ द इवेंट्स इन फेवर ऑफ जापान द चिल्ड्रन ऑफ जापान विल बी मोर डिवोटेड टू देयर कंट्री। अब क्या कह रहा है ये सेंटेंस कि अगर ऐसा दिखाया जाता है कि जापान अच्छा है, अगर उसकी अच्छी इमेज दिखाई जाती है, तो जो बच्चे हैं जापान के वो ज़्यादा पैट्रियोटिक, ज़्यादा डिवोटेड होंगे अपने कंट्री के लिए, जापान के लिए। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है, द स्पेस इन द टेक्स्ट बुक डिवोटेड टू द इशूज इज वेरी लिमिटेड एंड देयरफॉर व्हाट दे मेंशन डज नॉट मैटर पार्टिकुलरली मच। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो स्पेस दिया गया है, मतलब बुक में जो चैप्टर है या चैप्टर के अंदर जितना स्पेस दिया गया है वो बहुत कम है, इसलिए इस स्पेस में जो भी लिखे इशूज के बारे में कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मैटर ही नहीं करता है वो चीज़। तो ये लिखा गया है। अब हमें बताना है कि कौन सा कॉज हो सकता है, कौन सा इफेक्ट हो सकता है। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि जापान ने एक टेक्स्ट बुक पब्लिश कर दी, उसमें उसने जापान की अच्छाई की, जो उसने खराब काम किए थे उसने उसको छुपा दिया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हम जापान की अच्छी इमेज दिखाएंगे तो बच्चे डिवोटेड हो जाएंगे। तो नहीं लग रहा कि पहला जो स्टेटमेंट है वो इस सेकंड स्टेटमेंट का इफेक्ट है, मतलब सेकंड जो है वो कॉज है और जो पहला है ये इफेक्ट है। मतलब कॉज क्या है, कारण क्या है कि जापान की अच्छी इमेज दिखानी है ताकि बच्चे डिवोटेड हो जाए, और उस कारण ने किस प्रभाव को जन्म दिया कि जो टेक्स्ट बुक है वो छापी गई जिसमें जापान की अच्छाई की गई, ठीक है। अब कैसे आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है, अगर आपने चलिए स्टेटमेंट पढ़ लिया, आप स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, अब आप आंसर कैसे मार्क करेंगे। जैसे ए है, ए में क्या दे रखा है कि 1 इज द कॉज, 2 and 3 आर इट्स इफेक्ट्स। 1 कॉज है,
ठीक है, 2 और 3 इफेक्ट है। अब 1 कह रहा है कि जो जापान में जो टेक्स्ट बुक पब्लिश की है वो कारण है किस चीज़ का, कि जो पॉजिटिव पिक्चर हम इमेज हम पेंट करेंगे तो जापान के जो बच्चों को ज़्यादा डिफोटेड होंगे। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, कारण जो होता है, जो प्रभाव होता है वो हमेशा प्रेजेंट में हो चुका होता है, तभी उसको प्रभाव कहते हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, बाई पेंटिंग अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ द इवेंट्स इन फेवर ऑफ जापान द चिल्ड्रन ऑफ जापान विल बी मोर डिवोटेड टू द कंट्री। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, विल का मतलब क्या होता है कि ये अभी हुआ नहीं है, ये हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा इमेज दिखाएंगे जापान की तो हम जो बच्चे जापान के होंगे वो ज्यादा डिवोटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रभाव किसी चीज को कब कहते हैं, जब वो हो चुका होता है, जब हम उसको देख चुके थे कि हाँ साक्षात ये हो गया मेरे सामने, ये इसका प्रभाव था। तो हमेशा जो प्रभाव होता है वो हमेशा पास्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पे विल लगा है, ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको काफी केयरफुली रीड करना है सेंटेंसेस को। तो अब जैसे कोई स्टूडेंट ने इस विल को ना पढ़ा तो चांसेस है कि वो पहला आंसर ही मार्क कर देगा सही। तो हमने डिसाइड क्या किया कि ये गलत है, ये इफेक्ट उसका नहीं हो सकता। अब 2 जब इफेक्ट नहीं है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, 2 यहाँ भी इफेक्ट दिया है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, हम 3 पे आते हैं कि स्पेस जो है, जो जगह है, जो चैप्टर है या जो जगह है, जो भी पेज है जो इन इशूज को डेडिकेटेड है कि यहाँ पे उन इशूज के बारे में लिखा जाएगा, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, और इसीलिए कुछ भी लिखा जाए ये मैटर ही नहीं करता है। अब जरा देखिए यहाँ पे 1 और 2 कॉज है और 3 उसका इफेक्ट है। तो अगर एक कॉज है कि एक पब्लिश की गई जिसमें जापान को एक टेक्स्ट बुक पब्लिश किया गया जिसमें जापान की अच्छाई की गई, तो जब भाई अगर स्पेस ही कम है और जब कुछ भी लिखो कुछ मैटर ही नहीं करता है, तो फिर ये अंडर प्ले करने की बात ही नहीं आती। कि फिर अंडर प्ले करने की जरूरत ही क्या है, जब आप कुछ भी लिखो कोई मैटर ही नहीं करेगा, वो प्रभाव ही नहीं डालेगा, कुछ ओपिनियन चेंज ही नहीं होगा, लोगों का परसेप्शन चेंज ही नहीं होगा उस बुक को पढ़ के, तो फिर करने की क्या जरूरत है। तो फिर ये तो रिलेटेड है ही नहीं 1 से, तो 3 भी गलत हो गया हमारा। 3 इफेक्ट हो ही नहीं सकता, 3 इफेक्ट गलत हुआ, यहां से गया, ये गया, बचा क्या आपका आंसर 2। तो क्या है, 2 जो है कॉज है, 1 उसका इफेक्ट है और 3 न्यूट्रल है। तो ये आपका सही आंसर हुआ। अब हमने कौन सी मेथड लगाई, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। हमने पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, हम तुरंत आंसर पे नहीं टूट पड़े कि हाँ देखा हमने और हमने सीधे अरे चलो यही होगा, हाँ 1 इज द कॉज है, सही तो लग रहा है, सही कर दिया हमने वो नहीं किया। हमने ऑप्शंस को देखा और एलिमिनेट किया क्या क्या नहीं हो सकता। आपको भी यही करना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड काम करता है सीआर में, इंग्लिश में भी करता है, इंग्लिश में भी आपने सीखा होगा, तो हम वही एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे भी लगाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो बुक छपी है उसमें जापान की अच्छाई की गई है, और वो अच्छाई करने के पीछे जो कारण क्या था, कारण ये था कि जापान की एक अच्छी इमेज दिखानी थी कि बच्चे ज़्यादा डिफोटेड हो जाए। सही है, और जो स्पेस वाली बात थी ये अनरिलेटेड थी। स्पेस एक तरह से मैं कहूँ तो ये जो स्पेस वाली बात है ये चीज़ को निगेट ही कर रही थी, इसको झुटला रही थी कि अगर स्पेस ही नहीं है तो फिर पॉजिटिव दिखाने की बात ही नहीं आती है, और फिर जब बुक छप गई तो उसमें अंडर प्ले करने की भी बात नहीं आती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे करना है, कितनी रीजनिंग होती है, कितना सोचना पड़ता है कि हमें, और कितने अच्छे से रीड करना पड़ता है सेंटेंसेस को। तो यही देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले जैसा नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है और 3 स्टेटमेंट दिए गए जो कि हमें बताना है कि इन्फर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मतलब ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने किया होगा कई बार इंग्लिश सेक्शन में आरसी में, कि अगर आपने आरसी किया है मेंस का, स्पेशली मेंस में जो आरसी आते हैं उसमें होता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, इनमें से कौन से सेंटेंसेस हम इन्फर कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें उतना बड़ा पैसेज नहीं दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, बट काम आपको वही करना है, ये पढ़ना है और इसमें से ही यही आपका इतना ही इंफॉर्मेशन है, आपको अपने से कुछ ऐड नहीं करना है, इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन है और इसके ही बेस पे आपको बताना है कि क्या 1, 2, 3 में से कौन से इन्फर हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है
कि researchers have found that high proportion of patients with diabetes are at substantial risk for cardiovascular disease and chronic kidney disease. This is because having high blood sugar levels was associated with cardiovascular disease and chronic kidney disease. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं हमारे, रिसर्च जो करते हैं, उन्होंने ये पाया है कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो डायबिटीज़ के थे वो रिस्क पे है, मतलब जिनको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज होने का भी खतरा है। ठीक है, क्या लिखा है, आर एट सब्सटैंशियल रिस्क, मतलब उनको होने का खतरा है। जिनको डायबिटीज़ है उनको ये दोनों कार्डियोवास्कुलर डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती हैं। अब ये क्यों हो सकती है? दिस इज बिकॉज क्योंकि जो हाई ब्लड शुगर लेवल है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है और क्रोनिक किडनी डिजीज होता है उसके पेशेंट में हमें अमूमन देखने को मिलता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल है। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट। अब हम एक एक करके इन्फ्रेंस जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। पहला इन्फ्रेंस क्या कह रहा है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज ऑल्सो सफर्स फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। ये कहना चाह रहा है एक पेशेंट जिसको डायबिटीज है उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है और क्रोनिक किडनी डिजीज भी है। मतलब ये ऑल्सो सफर्स फ्रॉम, मतलब ये एक तरह से सर्टेनिटी दिखा रहा है कि नहीं अगर उसे डायबिटीज है तो उसको भाई ये तो हो, दोनों तो होंगे ही होंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज होंगे ही। अब क्या पूरे स्टेटमेंट में क्या ऐसा हमें कुछ भी लिखा हुआ है जिससे हम ये बात सर्टेनली पूरे सर्टेन वे में कह दें, एकदम आश्वस्त होकर कह दें प्रूफ के साथ कि हाँ ऐसा है कि जिस पेशेंट में डायबिटीज होगा भाई उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज तो होंगे ही। लिखा हुआ है कहीं पे, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज आर एट सब्सटैंशियल रिस्क। उनको होने का खतरा है। ठीक है, अब कोई चीज किसी चीज में खतरा है, अब उसको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो उसको वो खतरा आगे जाके जो रिस्क है वो ट्रू ना हो। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो हो जाएगा। हमें एक भी वर्ड नहीं मिला जहाँ पे ये लिखा हो कि हाँ दोनों जिसमें डायबिटीज है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज भी उसमें होंगे ही। तो पहला वाला हमारा गलत हुआ। ठीक है, अब एक बार मैं समझा देता हूँ गलत कैसे हुआ। ठीक है, पैसेज क्या कह रहा है हमें कि रिस्क है, यानी कि जिनमें डायबिटीज है उनको ये हो सकता है। ठीक है, अब जैसे काफी बार हम सुनते हैं बच्चों को हम बोलते हैं कि रोड पे ना खेलो। क्यों नहीं खेलो? क्योंकि एक्सीडेंट्स का रिस्क है। अब अगर इससे मैं इन्फर निकालूं कि जो बच्चे रोड पे खेलते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम वो रिस्क पे होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये रिस्क पे है। इसीलिए ये पहला सेंटेंस हमने इस बेसिस पे क्रॉस कर दिया क्योंकि हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इस पैसेज में जो दिया 2 लाइन का कि जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि हाँ डायबिटीज जिसको है उसको दोनों डिजीज भी होंगे ही। सेकंड पढ़ लेते हैं, अ पर्सन विद डायबिटीज हैज हाई ब्लड शुगर लेवल्स। अब तो ये तो इसमें ही दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जो डायबिटीज के होते हैं उनको सब्सटैंशियल रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। और ये इसलिए है क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल एसोसिएट होता है दोनों से। तो अब एसोसिएट हो रहा है तो जाहिर तौर पे ये इनमें पाया ही जाता होगा, तभी तो रिस्क पे आ गए। अब तो फिर ये सही हुआ। अब इसमें भी देखो हमने अपनी नॉलेज नहीं लगाई कि अब जैसे हमें पता है पहले से ही कि हाँ डायबिटीज में लोगों को हाई शुगर लेवल होता है। अब लेकिन आपको इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको आंसर करना है। आपको अपनी खुद की नॉलेज, बाहर की नॉलेज नहीं लगानी है कि हाँ मुझे तो लगता है कि डायबिटीज तो होता ही होगा। हाँ ऐसे तो मैंने डॉक्टर से सुना ही है, हाँ मेरे पड़ोसी में तो थे डायबिटीज था उनको, तो हाँ उन तो शुगर का लेते थे, तो चलिए ये तो सही होगा। ऐसे हमें नहीं करना है। हमें देखना है कि क्या हमें स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि डायबिटीज जिनको होता है उनको हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है। तो हाँ दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? तो हमने इन दोनों को कनेक्ट किया। हमने पहले में क्या पढ़ा कि रिसर्चर्स हैव फाउंड कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जिनको डायबिटीज है उनको इन दोनों डिसीज का खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जो हाई ब्लड शुगर लेवल है वो इन दोनों से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड क्यों है, खतरा क्यों है? जब ब्लड शुगर लेवल दोनों में ही पाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायबिटीज में भी हम हाई ब्लड शुगर लेवल पाएंगे। तो इसके बेसिस पे हमने ये आंसर सही किया। अब थर्ड क्या कह रहा है, अ पर्सन विद क्रोनिक किडनी डिजीज हैज हाई ब्लड शुगर। अब ये भी हम सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये वही बात कह रहा है कि हाई ब्लड शुगर लेवल दोनों में पाया गया है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, क्रोनिक किडनी डिजीज में और डायबिटीज में पाया गया है। तो ये भी सही हो गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ओनली 2 और 3, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। स्टेटमेंट पढ़ना, उससे हम क्या क्या
कंक्लूड क्या क्या गेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मैं गेस करने की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नॉलेज लगा के, बाहर की नॉलेज लगा के गेस करने लग गए कि हाँ ऐसा होगा, तो ऐसा तो हुआ होगा, हाँ ये तो हो ही सकता है। नहीं, स्टेटमेंट आपको कितना नॉलेज दे रहा है उसके बेसिस पे आपको करना है। तो चलिए हम थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि प्रेमाइस दिया हुआ इन द क्वेश्चन बिलो, अ प्रेमाइस इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स व्हिच मे नॉट बी अजम्पशन। अब अजम्पशन की बात हो रही है, मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये 3, उसके बाद एक पैसेज दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए। आपको बताना है कि जो पैसेज है इसमें जो घटना हुई है जिसकी ये बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ होगा कि ये बात आज सही है। ठीक है, ये करना है आपको। तो हम पहले अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट फ्रॉम इजराइल treated rats with paralysis using engineered human stem cells and found that they regained coordination, walking skills and other sensory perceptions. Published in the Frontiers of Neurosciences, the study proves that human stem cells can be used in the permanent treatment of paralysis in humans. कहना क्या चाह रहा है कि इजराइल, उसमें जो साइंटिस्ट है उन्होंने इंजीनियर्ड ह्यूमन स्टेम सेल्स, मतलब उन्होंने खुद से ह्यूमन स्टेम सेल्स बनाए, उसको रैट्स, और उसका यूज़ किया, उनका इस्तेमाल किया किस चीज़ में, रैट्स जिनको पैरालिसिस थी उनको ठीक करने में। ठीक है, और ये पाया गया कि जो उन्होंने यूज़ किया वो सक्सेसफुल रहा। क्यों, कैसे सक्सेसफुल रहा कि रैट्स थे, उनका जो कोऑर्डिनेशन था, जो वर्किंग स्किल था, जो अमूमन पैरालिसिस जो चीज़ छीन लेता है वो चीज़ उन्हें वापस आ गई। तो उन्होंने ये स्टडी पब्लिश कर दी, और ये स्टडी क्या प्रूव करती है कि जो ह्यूमन स्टेम सेल्स है वो परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकता है ह्यूमंस में पैरालिसिस का। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे। पहला स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि द रिजल्ट इन रैट्स कैन बी डिप्लीकेटेड इन ह्यूमंस, मतलब जो रैट्स में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने रिजल्ट देखे, सेम टू सेम वो रिजल्ट हम ह्यूमन में भी देखेंगे। सेकेंड क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव इफेक्ट है स्टेम सेल्स का ऑन पैरालिसिस, द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्टेम सेल्स ऑन पैरालिसिस विल बी परमानेंट इन ह्यूमंस। मतलब कि जो इफेक्ट होगा अगर हम स्टेम सेल्स यूज करते हैं ह्यूमन में, तो जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट क्या, किस चीज़ की बात की गई है यहाँ पे पैसेज में, पैरालिसिस को ट्रीट करने की, वो परमानेंट होगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, पैरालिसिस इन रैट्स एंड ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय द सेम फैक्टर्स, मतलब रैट्स में और ह्यूमंस में जो पैरालिसिस होने का जो कॉज होता है, जो कारण होता है, वो समान होता है, सेम होता है। तो देखते हैं, तो हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि साइंटिस्ट ने रैट्स को ट्रीट किया पैरालिसिस से, उन्होंने यूज़ क्या किया, इंजीनियर्ड ह्यूमन स्टेम सेल्स यूज़ किया गया, उनका स्टडी सक्सेसफुल रहा और उन्होंने स्टडी पब्लिश कर दी इस बुक में, इस मैगजीन में, और स्टडी ये प्रूव करती है कि हाँ हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन स्टेम सेल्स को परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस इन ह्यूमंस के लिए। तो अब जो बात ये ऐसा क्या हुआ होगा, हमें अज्यूम करना है, हमें अनुमान लगाना है, पूर्वानुमान लगाना है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके बेसिस पे ये चीज़ किया गया या ये चीज़ कही गई। तो द रिजल्ट्स इन रैट्स कैन बी रेप्लिकेटेड इन ह्यूमंस, मतलब जो रिजल्ट्स हैं जो रैट्स में, जो हमने एक्सपेरिमेंट, जो इजराइल के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो स्टडी की, जो उन्होंने रिजल्ट देखे, वो सेम टू सेम रिजल्ट हमें ह्यूमन में भी देखने को मिलेंगे। तो हाँ ये सही है। अब ये देखिए, अब ऐसा हुआ होगा कि अगर सेम टू सेम रिजल्ट दिखेगा तो ही तो उन्होंने ये बात कही होगी कि स्टेम सेल्स को यूज किया जा सकता है ट्रीटमेंट में। पहले क्या किया उन्होंने, स्टेम सेल्स को यूज किया रैट्स में, रैट्स को पैरालिसिस थी, रैट्स का पैरालिसिस ठीक हो गया, तो उन्होंने आके ये बात कह दी कि हाँ हम ह्यूमंस का भी इन्हीं स्टेम सेल्स का यूज करके पैरालिसिस ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसी बात क्यों कही होगी, आखिर यही उनका दावा रहा होगा ना कि हाँ रैट्स में जो चीज देखी गई, जो इफेक्ट देखा गया, ह्यूमंस में भी हम वही चीज देखेंगे, तो इसके बेसिस पे ये बात कही गई है, तो ये सही है। अब क्या है, द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्टेम सेल्स ऑन पैरालिसिस विल बी परमानेंट इन ह्यूमंस। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि जो इफेक्ट होगा वो परमानेंट होगा ह्यूमंस में, जो मतलब जो पैरालिसिस वो ठीक कर देगा, स्टेम सेल वो परमानेंटली ठीक कर देगा। तो हाँ यहाँ पे हमें ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ दिख ही रहा है कि स्टडी ये प्रूफ करता है कि ह्यूमन स्टेम सेल्स को यूज किया जा सकता है परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए। अब कोई ये बात क्यों कहेगा, ये स्टडी क्यों प्रूफ करेगी कि परमानेंट ट्रीटमेंट, जब ये बात सही होगी तभी ना कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इफेक्ट है स्टेम सेल्स का पैरालिसिस पे, वो परमानेंट रहेगा, तभी ये बात कही गई होगी। अब यहाँ देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पैरालिसिस इन रैट्स एंड ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय द सेम फैक्टर्स, यानी कि पैरालिसिस जो होता है ह्यूमंस और रैट्स में वो एक ही कारण से होता है। क्या इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी फैक्टर्स या कारण की बात की गई है? कहीं पर भी आपको लिखा हुआ है कि हाँ रैट्स में, ह्यूमंस में किन कारणों से पैरालिसिस हो रही है? कहीं पर भी नहीं कहा गया है।
तो हम ये चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये बात इसलिए कही गई कि परमानेंट ट्रीटमेंट होगा कि क्योंकि दोनों में फैक्टर सेम है। कहीं पर भी नहीं कही कि अगर ये चीज़ हमें नहीं दी गई है पैसेज में तो हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, और ये हमारा जो अजम्पशन है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ओनली 1 और 2, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो देखा आपने कि अजम्पशन कैसा होता है। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं? आपको अज्यूम करना होता है कि जो इवेंट हमें दिया गया है ऐसा क्या हुआ होगा कि आज ये इवेंट हो गया। ठीक है, और कैसे हमने इस चीज़ को सॉल्व किया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इन द क्वेश्चन बिलो a situation is given followed by two statements that may or may not be concluded from the situation. Select the option that contains the conclusion that follows. मतलब ये कंक्लूजन बेस्ड सेंटेंस क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उससे कंक्लूजन निकालना है। हाँ, कि स्टेटमेंट ऐसा हुआ, इस वजह से ये हुआ होगा। ठीक है, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम पहले क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं। सबसे पहले, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो है अच्छे से पढ़ना। तो पढ़ते हैं, चलिए। पीपल्स विलिंगनेस टू यूज अ जीका वैक्सीन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाई हाउ दे वे द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड द वैक्सीन एंड बाय देयर मिसकंसेप्शंस अबाउट अदर वैक्सीन्स, अ न्यू स्टडी हैज फाउंड। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि एक स्टडी हुई, ठीक है, रिसर्च हुई, उसमें ये पाया गया कि लोगों के प्रति, लोगों में जीका वैक्सीन लेने की जो विलिंगनेस है, जो उत्सुकता रहेगी, या वो चाहेंगे कि हमें जीका वैक्सीन ले लें, ये किन चीज़ पर डिपेंड करेगा, किन चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा? कि वो देखते हैं हाउ दे वे द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड द वैक्सीन। मतलब कि वो पहले ये देखेंगे, वो पहले नापेंगे कि रिस्क किस में ज़्यादा है। क्या डिजीज़ में रिस्क ज़्यादा है, डिजीज़ होने में रिस्क ज़्यादा है, या फिर वैक्सीन लेने से ज़्यादा रिस्क है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि हम वैक्सीन ले लें और वैक्सीन से ज़्यादा रिस्क हो जाए हमें बीमार पड़ने के, जितना डिजीज होने से भी नहीं था। तो वो ये चीज़ पूरी तरह से समझ के तो ही वो जीका वैक्सीन लेंगे। और क्या है, जो ये उनका जो ये डिसीजन होगा वो एक और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो कि उनका जो मिसकंसेप्शन है अदर वैक्सीन को लेके। मतलब काफ़ी अलग अलग वैक्सीन आई हैं जिनका कुछ साइड इफेक्ट्स रहा होगा, और तो या उनके बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन रही होगी, वो भी चीज़ उनके माइंड में है और वो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है कि उन्हें लेना है जीका वैक्सीन या नहीं लेना है। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है। अब कंक्लूजन क्या है, हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं अच्छे से। पीपल विल बी विलिंग टू यूज द जीका वैक्सीन इफ इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज इज वेरी मिनिमल। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि लोग तभी लेंगे जीका वैक्सीन जब साइंस ये प्रूव कर दे, साइंटिस्ट ये प्रूव कर दे कि वैक्सीन लेने के बाद उनका जो डिजीज उनको होने की जो चांस है, जो रिस्क है, वो बहुत कम हो जाए। मतलब कि वैक्सीन ली और डिजीज अब उनको होगा ही नहीं, एकदम ना के बराबर चांस हो गए। सेकंड क्या कह रहा है कि पीपल विल बी विलिंग टू यूज द जीका वैक्सीन इफ इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट द वैक्सीन कैरीज नो और मिनिमल रिस्क एंड द डिजीज इज लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब कि लोग तभी लेंगे वैक्सीन जब उनको ये प्रूव कर दिया जाए, साइंस उनको ये बता दे, साइंटिस्ट उनको ये बता दे कि वैक्सीन से कोई रिस्क नहीं है या बहुत मिनिमम रिस्क है, बट अगर डिजीज आपको हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन हो रहा है, क्या सिर्फ 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, दोनों में से कोई एक हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं। तो पहला वाला पढ़िए कि लोग क्या कह रहे हैं कि वो जीका वैक्सीन तभी लेंगे जब रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज, मतलब डिजीज होने का खतरा बहुत कम होगा। तो हम क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लोग जीका वैक्सीन ले लेंगे अगर साइंटिस्ट लोग ये प्रूव कर दे कि हाँ वैक्सीन तुम ले लो, तुम्हें डिजीज होगा ही नहीं होगा? तो क्या ये लोग वैक्सीन ले लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि वो तब ही वैक्सीन लेंगे जब उनको ये साबित कर दिया जाए कि वैक्सीन लेने में रिस्क कम है, डिजीज होने में रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे लिखा है कि विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ दे वे द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड द वैक्सीन। मतलब वैक्सीन लेने में कितना रिस्क है और डिजीज होने में कितना रिस्क है, वो पहले इन दोनों को समझेंगे, तौलेंगे, उसके बाद लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो बस वो ये देखेंगे कि हाँ डिजीज तो नहीं होगा ना हमें वैक्सीन लेने से, और वो वैक्सीन ले लेंगे। तो यहाँ पे ये जो बात जो है, जो ये रिस्क है, जो
वैक्सीन से जो रिस्क कनेक्टेड है वो बात इसमें नहीं कही गई है, तो ये चीज़ हम कंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है कि पीपल विल बी विलिंग टू यूज द जीका वैक्सीन, पीपल जीका वैक्सीन ले लेंगे अगर साइंटिस्ट ये प्रूव कर दे कि वैक्सीन कोई रिस्क कैरी नहीं करता है, बट जो डिजीज है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब डिजीज अगर उनको हो गया तो उनकी जान चली जाएगी, बट अगर वो वैक्सीन ले लेते हैं तो वैक्सीन लेने में कोई रिस्क नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये वही चीज़ है जो यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया है। उन्होंने रिस्क मेजर किया, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उनको बता दिया गया कि वैक्सीन में कोई रिस्क नहीं है और डिजीज में रिस्क है, तो अब क्या होगा, वो रिस्क को मेजर करेंगे और इसमें रिस्क कम होगा और वो वैक्सीन ले लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली टू फॉलोज। तो देखा आपने किस तरह से हमने ये कंक्लूजन बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कर दिया। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने बस इंट्रोडक्शन की है सीआर की। आज की क्लास में हमने सीखा सीआर क्या होता है, स्टेटमेंट्स कैसा होता है, कितने तरह के सीआर के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी, आपने देखा, आपने साथ में किए होंगे। तो आई होप कि अब आपका जो डाउट है कि सीआर काफ़ी टफ होता है या हमें सीआर स्किप कर देना चाहिए या हमें सीआर में एक्यूरेसी नहीं आती है, ये हमारे नंबर्स कम करेगा एग्जाम में, ये आपका जो डर है, जो मिसकंसेप्शन आपके माइंड में है सीआर को लेके, ये थोड़ा कम हुआ होगा। तो अगले सेशन में मैं और भी तरह के जो सीआर है जो हमने डिस्कस किए हैं उसके तरह रिलेटेड और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आई होप कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आप रीजनिंग का मॉक देते हैं तो आप सीआर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपकी क्लैरिटी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट, मतलब कोई ऐसा सेट वे नहीं है जैसे मैथ्स में कॉन्स में होता है कि हाँ आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, हाँ आपने ये स्पीड ट्रिक लगा दी, स्क्वायर रूट लगा दिया तो आपका आंसर आ गया, या फिर ग्रामर है, हाँ ये रूल है, हमें बस वर्ब है, हमें इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, हाँ हमारा आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता है। ये आपकी समझ और आपकी प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगा। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी अलग अलग सिचुएशन को लेकर वो एक्सपैंड होगी और तब आपकी सीआर में एक्यूरेसी भी आने लगेगी। तो आप मॉक जब लगा रहे हो तो आप सीआर का सेक्शन जरूर अटेम्प्ट करें और फिर अगर सही होता है तो अच्छी बात है, गलत होता है तो उसे एनालाइज करें, जिससे आपको काफ़ी लीड मिल जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।